मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। रासायनिक गुणों में हम ऑक्सीजन के साथ धातुओं और अधातुओं की अभिक्रियाएं पहले ही देख चुके हैं। जल के साथ धातु जो हैं वो बहुत धीमी अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सोडियम ऐसी धातु है जो बहुत अभिक्रियाशील होती है और जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि इसका वायु और जल से संपर्क ना हो पाए। इसके बाद है अधातु। अधातु भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन वायु के साथ बहुत तीव्र अभिक्रिया करते हैं। इसलिए अधातुओं को जल में रखा जाता है। जैसे फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है और खुला रखने पर वह आग पकड़ लेती है, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि धातु और अधातु अम्लों तथा क्षारों के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं। अम्लों के साथ धातु जो हैं अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। यानी अगर उसके पास माचिस की तीली लाई जाए तो इस तरह की एक हमें आवाज़ भी सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि कॉपर जो है एक धातु है, पर तनु HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जबकि अधातु जो हैं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। क्षारों के साथ अगर हम देखें तो ये भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे क्षारों का उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि एक क्षार है, उसके साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जबकि अधातुओं में यह प्रक्रिया बहुत जटिल होती है या ये अभिक्रिया नहीं करते। इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। विस्थापन शब्द का मतलब होता है कि किसी एक स्थान से उसको हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना। तो ये धातुओं में कैसा होता है, इसकी परिभाषा देखिए पहले। अधिक अभिक्रियाशील धातु, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होंगे वो कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों के विलयन से, जलीय विलयन यानी पानी में जो उनका घोल बनाया जाएगा, में विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण से आपको ये बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं। पहला है कॉपर सल्फेट। कॉपर यहाँ पर एक धातु है, कॉपर सल्फेट जो है एक धातु यौगिक है, ठीक है। इसका जलीय विलयन अगर हम बनाएं, यानी इसमें पानी मिलाएं और फिर उसमें एक लोहे का टुकड़ा डाल दें, आयरन का टुकड़ा डाल दें, तो आयरन या लोहा जो है कॉपर का स्थान ले लेगा, क्योंकि लोहा अधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। इस साइड देख सकते हैं आप, अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पर FeSO4 बन गया, यानी कि लोहे ने कॉपर का स्थान ले लिया और कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया में भी कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम जिंक धातु का टुकड़ा डाल दें तो जिंक भी कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। यहाँ पर देखिए आप, मेरे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह का नीले रंग का दिखता है। इसका जलीय विलयन का मतलब है कि हम इसको पानी में घोल लें, तो ये धातु यौगिक विलयन हमारे पास तैयार हो गया। और जिंक जो है, धातु जो है जिंक, पहले भी आपको दिखाई थी, इस प्रकार बहुत चमकदार हमें दिखाई देती है। यदि जिंक का एक टुकड़ा हम इसमें डाल दें तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इसमें अभिक्रिया होनी शुरू हो जाएगी और ये देखिए इसका विलयन का रंग भी बदल गया
और यहाँ पर देखिए जिंक धातु जो है वो विलयन में चली गई और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। इसको यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिंक ऐसा दिखाई दे रहा था स्टार्टिंग में, जबकि यहाँ आपको कॉपर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आप देखिए मैंने यहाँ पर एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था। अब इस कील पर आपको कॉपर अलग से दिखाई दे रहा है। विलयन में भी हमें कुछ कॉपर के कण दिखाई दे रहे हैं और विलयन जो बन गया वो किसका बन गया? आयरन सल्फेट का, FeSO4 का बन गया। थैंक यू। इस